तन्नू हैदर और सावित्री से मिलकर काफ़ी खुश होता है। वह हैदर को एक खिलौने वाली कार भेंट करता है। हैदर यह देखकर काफ़ी उत्साहित हो जाता है। तन्नू ने सावित्री देवी को तन्नू की अम्मी के बारे में सारी जानकारी दे रखी थी। यहाँ तक कि उन्हें ये बातें शहनाज के अब्बू ने पहले ही बता दी थी, लेकिन शहनाज और सावित्री देवी तन्नू की अम्मी की ही बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद तन्नू वहाँ से तन्नू की अम्मी के कमरे में चली गई। तन्नू और हैदर एक दूसरे के साथ ही बैठे रहे और कार के साथ खेल रहे थे। देखते ही देखते काफ़ी समय बीत गया। अब शाम हो चली थी और सूर्य की किरणों का प्रकाश धीमा पड़ गया था। हवेली के ऊपर रूहानी ताकत का साया होने की वजह से रात का भोजन 9 बजे तक संपन्न हो जाता था, ताकि नौकर भी फुर्सत पाकर हवेली के पीछे बने कॉटेजेस में आराम करें। सारे नौकर रात के वक्त हवेली के आसपास भी नहीं आते थे। हालांकि उस रूहानी ताकत ने अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। शहनाज सावित्री और हैदर को सख्त हिदायत दे देती है कि किसी भी हाल में 12 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर ना निकले। सावित्री और हैदर के सोने का इंतजाम एक ही कमरे में कर दिया गया था। पहले तो वह अधगला अंग्रेजी कंकाल केवल तहखाने तक ही सीमित था और उसी तहखाने के रोशनदान से ही नौकरों ने देखा था। लेकिन जब से तन्नू और शहनाज ने तावीज़ से बंधा हुआ ताला तोड़ दिया, तब से वह रूहानी ताकत गुस्से में हॉल के आसपास कॉरिडोर में तथा कभी कभार सीढ़ियों के आसपास भी घूमता रहता है। सावित्री ये सुनकर काफ़ी भयभीत हो गई, लेकिन हैदर शहनाज की बातों को सुनकर उसकी हंसी उड़ा रहा था। चुटके मियाँ, जब तुम्हारा उससे सामना होगा ना तब पता चलेगा, शहनाज ने हैदर की ओर देखते हुए कहा। अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होता आपा, मैं तो कितने बार अंधेरे में निकल जाता हूँ जहाँ सब कहते हैं भूत है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखता कोई। उल्टा मैं कितनों को भूत बनाकर डराया है, हैदर ने मासूमियत भरे अंदाज में कहा। सावित्री और शहनाज इस बात पर हंसने लगे। रात में खाना पीना करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। तनवीर भी अपने कमरे में गया और अपना नाइट सूट पहनकर बिस्तर पर लेटकर डायरी के बाकी भागों को पढ़ रहा था। अधगला कंकाल और खजाना मिलने के एक दिन बाद ही हमारी टीम एक साथी के साथ की अनोखे रूप से मौत हो गई। उसकी आंखें बाहर की ओर निकल गई थी, जैसे सोचकर मोटी हो गई हो। उसका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था, लेकिन हम सबकी समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था कि उसकी आंखें फटकर बाहर की ओर आ गई थी। चेहरे पर अनजाने से खौफ का भाव था। हम सबके लिए एक दुखद घटना थी और एक बड़ा नुकसान भी, क्योंकि उसी सहयोगी ने सबसे पहले गुफा की खोज की थी। वह काफ़ी होनहार नौजवान था, जिसने डॉक्टर जाकिर के लिए कई रहस्यमय स्थानों की खोज की थी। खुदाई का काम लगातार जारी था, क्योंकि ना तो इतना समय मेरे पास था और ना ही डॉक्टर जाकिर के पास। इसलिए अपने साथी के गुजर जाने के गम को एक तरफ रखकर पूरी टीम बस उस बाकी के खजाने को निकालने में लगी हुई थी, क्योंकि तब तक खजाने के बारे में आसपास भी खबरें फैल ही गई थी। ऐसा उन पास के इलाके के मजदूरों की वजह से हुआ, जिन्हें डॉक्टर जाकिर और मेरी टीम के सदस्यों ने किराए पर खुदाई करने के लिए बुलाया था। हालांकि पास के गांव से वह गुफा करीब 300 किलोमीटर दूर थी और पथरीली रास्ता होने की वजह से कोई भी यातायात का साधन उपलब्ध नहीं था, सिवाय घोड़ों और खच्चरों के अलावा। हमने भी काफ़ी घोड़े और खच्चर पास के गांव से किराए पर ले लिया था और गांव में ही डॉक्टर जाकिर की टीम के सदस्य गाड़ियां लेकर हमारे लौटने का इंतजार कर रहे थे। पहाड़ी इलाकों पर यातायात का सबसे अच्छा साधन घोड़े और खच्चर ही होते हैं। एक दिन और बीत गया जो काफ़ी थकाने वाला था। हमने काफ़ी कुछ खोया, लेकिन जो हमने पाया है ये हमारी ज़िंदगी के घावों पर मरहम लगाने के लिए काफ़ी है। अगली सुबह भी काफ़ी शोरगुल के साथ शुरू हुई। अपने टेंट से बाहर आने के बाद पता चला कि एक और रहस्यमय मौत हो गई है। बिल्कुल पहले साथी सुरेश की तरह ही जैकब की भी मौत हो गई थी। उसकी आंखें भी फटकर बाहर की ओर निकल गई और उसके चेहरे पर भी वैसे ही डर का भाव था। हम सबकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इन दोनों के रहस्यमय मौत के पीछे आखिर वजह क्या थी। सुरेश और जैकब के साथ 4 और लोग थे जिन्होंने इस गुफा को ढूंढा था। हो ना हो उन बाकी बचे 4 लोगों की जिंदगी भी खतरे में थी। मैंने ये बात सोची और इसका जिक्र डॉक्टर जाकिर से अकेले में किया, ताकि बाकी की टीम मेंबर्स में अफरा तफरी ना मचे।
डॉक्टर जाकिर भी इस बात से सहमत थे, लेकिन एक दिन की खुदाई का काम और बाकी था, इसलिए हम दोनों ने इस बात पर चुप रहने का ही फैसला किया। हालांकि हम दोनों ने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम दोनों ही इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर इन दोनों मौतों के पीछे राज क्या है। इसके बाद हम दोनों ही गुफा की ओर खुदाई करने के लिए निकल गए। गुफा की खुदाई में प्राप्त आखिरी सोने की मूर्ति निकालकर उसके 6 फुट खुदाई और की गई। जब कुछ भी ना मिला तो हम सबको यकीन हो गया कि अब और कुछ नहीं मिलने वाला है। आज का दिन कल के हिसाब थोड़ा थकाने वाला था। हम सभी टीम के सदस्यों ने आज रात आग के पास जश्न मनाया और शराब भी पी, क्योंकि आज हम सबका काम यहाँ समाप्त हो गया था। हालांकि डॉक्टर जाकिर और मैंने खुद को होश में रखा है, क्योंकि रात को होने वाली अनहोनी से रूबरू होने का मन बना लिया था। आज को हम दोनों ही अपने अपने तंबुओं से आसपास के पहाड़ों पे और तंबुओं पर नज़र रखे हुए थे। बीच बीच में अपने तंबुओं की जालीदार खिड़की से टॉर्च जला बुझाकर एक दूसरे को इशारा भी कर दिया करते थे कि दोनों जगे हुए हैं। उस रात काफ़ी शीतलहर चल रही थी। ऊपर पहाड़ों पर भी मौसम काफ़ी ख़राब था, जिस वजह से कोहरे ने गहरी चादर सी चढ़ा दी थी। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो सुबह के करीब 1 बजा हुआ था। हम दोनों ने अपना ध्यान ज़्यादातर रमेश और अकरम के तंबू पर केंद्रित कर रखा था, क्योंकि ये दोनों भी सुरेश की टीम के वह सदस्य थे जिन्होंने इस गुफा के अंदर सबसे पहले प्रवेश किया था। सुबह करीब 2 बजे हुए कुछ हलचल से दिखाई दी थी। रमेश और अकरम के तंबू में एक चमकदार लाल रोशनी से तंबू प्रकाश में डूब सा गया था। मैं और डॉक्टर जाकिर भागते हुए उस तंबू तक पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमेश और अकरम भी उसी तरह से चल बसे थे जैसे उनके बाकी के 2 साथी गुजर गए थे। डॉक्टर जाकिर और मैं दोनों ही हैरान से खड़े होकर सोचते रह गए कि आखिर उस तेज लाल रोशनी का दिखाई देने का क्या मतलब हो सकता है। उसके जलते ही अचानक 2 मौतें और हो गई। उसी दिन सुबह होते ही हम लोग उस रहस्य गुफा से कूच करने की तैयारी में जुट गए थे। सारा सामान सही तरीके से एकत्र करके पास के ही गांव की ओर जाने की तैयारी थी। पास का गांव भी करीब 300 किलोमीटर दूर था, जहां पहुंचने में भी कई दिन लगते। रास्ते में रहस्यमयी तरीके से 2 लोगों की मौत और हो गई। अब पास के गांव वाले भी काफ़ी डरे हुए थे। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने और डॉक्टर जाकिर ने अपनी छानबीन चालू रखी। जहाँ भी हमारी टीम पड़ाव डालती थी, हम लोग रात में पहरेदारी करने लगते। पिछले 2 रातों से हमसे चूक होती आई, लेकिन आज की रात हम दोनों अपनी आंखें खुली रखेंगे। 7 बजे हैं और इस समय टीम के सभी लोग 4 अलग अलग दिशाओं में आग जलाकर बैठे हुए हैं। हंसी मजाक नाच गान चल रहा है, लेकिन शायद मैं और डॉक्टर जाकिर इस बात की चिंता में हैं कि आज की रात क्या होगा, किसकी बारी है। रात का भोजन समाप्त करते ही डॉक्टर जाकिर ने मुझे अपने तंबू में इशारा करके बुलाया। मैं उनके पीछे गया। वहाँ उसी मृत अंग्रेज का ताबूत रखा हुआ था। डॉक्टर जाकिर ने कहा कि देखो, मैंने आज इस ताबूत को अपने तंबू में ही रखा है। मेरे एक गांव के कर्मचारी ने कहा कि अगर खजाने से पहले इसे पाया है तो शायद इसमें कोई अद्भुत शक्ति हो, जिस वजह से ये हमें जमा हुआ मिला। मुझे उसकी बातों पर पहले यकीन तो नहीं था, लेकिन जिस तरह के हालातों में हम लोग फंसे हुए हैं, उनमें इस बात पर भी विश्वास करने का मन करता है। मैंने डॉक्टर जाकिर से सहमत होते हुए सिर हिलाया। उनके टेंट से बंदूक और गोलियां अपने ओवरकोट की जेब में रख दी। डॉक्टर जाकिर भी ज़रूरत का सामान साथ लेकर निकल पड़े। पास के टीले पर चढ़ने से पहले टेंट के बाहर आग जलाकर बैठे लोगों से कह दिया कि अंदर सोने से पहले आग में लकड़ियां और डाल देना, ताकि काफ़ी देर तक आग चारों कोने में जलती रहे। इससे कोहरे के बादल भी थोड़ा कम होंगे और नज़र रखने में भी आसानी होगी। फिर मैं और डॉक्टर जाकिर पास के एक टीले पर चढ़ गए, जहाँ से सभी पड़ाव पर नज़र रख सकते थे। लेकिन उस रात सोने से पहले उन मजदूरों ने लकड़ियाँ आग में उतनी नहीं रखी, जिस वजह से कुछ ही देर में कोहरे ने अपनी चादर चढ़ा ली, जिस वजह से कुछ घंटों बाद नज़र रखने में थोड़ी परेशानी होने लगी। मैंने डॉक्टर जाकिर से कहा, तुम रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ। आग कम होने लगी है, लकड़ियाँ भी डाल दूँगा। डॉक्टर जाकिर ने मेरी तरफ देखकर कहा, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना, मैं यहीं से तुम्हें कवर कर लूँगा अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। मैं कैंप की तरफ बढ़ने लगा। मेरे पास थी 1886 इन 50-110 राइफल और डॉक्टर जाकिर के पास थी शार्प मॉडल 1874
जो काफ़ी दूर से भी सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती थी। लेकिन फिर भी हम दोनों के मन में एक अनजाना सा डर घर करने लगा था, इसलिए बड़ी होशियारी से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। टाइम के एक कोने पर मैंने आग जला दी। दूसरे कोने की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई हलचल सी हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं दूसरे कोने में लकड़ियाँ डालने गया। मैंने आगे बढ़ा दी। अब तीसरे कोने की बारी थी। कोहरा काफ़ी था। मैं आहिस्ता आहिस्ता तीसरे कोने की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक तेज लाल रोशनी चमकी और एक चीख सुनाई पड़ी। चीख इतनी भयानक थी कि किसी की भी दिल की धड़कन रुक जाती। डॉक्टर जाकिर उस टीले से कूदकर खैम की ओर भागते हुए आने लगे। चूँकि मैं नज़दीक था, मैंने उस ओर दौड़ा लगाई जहाँ से तेज लाल रोशनी चमकी और चीख सुनाई पड़ी थी। मैं उस टेंट में पहुंचा, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ अंधेरा था। मैंने जेब से टॉर्च निकाला कर सब तरफ देखा, कोई भी नहीं था। लेकिन हमारे टीम के एक सदस्य की मौत हो गई थी। इतने में डॉक्टर जाकिर भी पहुंचे और उनके बाद टीम के वो सदस्य जिनकी नींद उस भयानक चीख को सुनकर खुल गई थी। सुबह के 3 बजे हुए थे। फिर हम सब में से किसी ने सोना मुनासिब नहीं समझा।